प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी भी समझाएंगे विस्तार से। अपराध के मामले में बिहार देश में किस नंबर पर आता है, पहली खबर होगी, और इसका इंपैक्ट क्या होगा आपकी जिंदगी पर वो भी आपको बताएंगे। नाले में गिरने से मौत वाली खबर को भी समझाएंगे। कहां गायब हो रही है बिहार की लड़कियां, इस खबर पर भी हमारी नजर है और आप तक इस पूरी खबर की डिटेल भी पहुंचाएंगे आंकड़ों के साथ। चिराग की मम्मी का राज्यसभा में रास्ता कैसे बनेगा, इस खबर पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो बच्चियों की सुरक्षा समेत अपराध के मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा गया, जिसका जवाब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के जरिए दिया है। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी को आंकड़ा पेश करने की चुनौती दे डाली। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। कितने घटनाएं इस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। 72 मुकदमा वाला शरीफ है, इस शराफत हम यही सुने। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर और बाहर बच्चियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ इस फरवरी महीने में ही बिहार में 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, जिनमें कई की हत्या भी कर दी गई। तो तेजस्वी यादव ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है, पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। आरजेडी की ओर से लगाए गए एक एक आरोप का जवाब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने बताया 2025 में अपराध के मामले में कुल 3,86,380 गिरफ्तारियां हुई हैं। नीट छात्रा की मौत मामले में राबड़ी देवी की ओर से लगाए गए आरोपों पर राबड़ी देवी को नाम बताने की चुनौती दी। कहा, नाम बताइए, 24 घंटे में जेल में डालेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन? कुल मिलाकर कहें तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिनों दिन गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए खबर को समझाते हैं और इस खबर का क्या इंपैक्ट है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। आरजेडी ने दोनों सदनों में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर कुछ घटनाओं का जिक्र कर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है आरजेडी की ओर से दोनों सदनों के जरिए। तो दोनों सदनों में सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने आरोपों का जवाब भी दिया और आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने बच्चियों के साथ रेप का मुद्दा उठाया भी और आंकड़े भी गिनाए। इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई, यह सरकार की ओर से बताया गया है। 4 साल की बच्ची से रेप का मामला जो था, इस मामले में अभियुक्त गुड्डू कुमार, इस पूरे मामले में जो अभियुक्त था गुड्डू कुमार, उसे गिरफ्तार किया गया। 6 साल की बच्ची से रेप का जो मामला था, इस मामले में नाबालिग मोहम्मद सहाय को पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा गया, क्योंकि नाबालिग को आप जेल में नहीं डाल सकते, बाल सुधार गृह वहां पर भेजा जाता है और वहां भेज दिया गया। दरभंगा में नाबालिग से रेप के बाद हत्या का मामला जो था, इस मामले में अभियुक्त विकास महतो गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। पटना सिटी में महिला से रेप की कोशिश, इस मामले में बताया जा रहा है कि यह आपसी विवाद का मामला था, दोनों तरफ से केस दर्ज हुए हैं। डोरीगंज में नाबालिग से गैंग रेप मामले में नाबालिग आकाश कुमार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। 8 साल की बच्ची से रेप मामले में अभियुक्त गोपाल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। अब भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में डांसर के साथ गैंग रेप का जो मामला था, उसमें जितेंद्र कुमार यादव, अशोक कुमार यादव, लक्ष्मण यादव गिरफ्तार कर लिए गए।
शेखपुरा में 8 साल की बच्ची से रेप मामले में आरोपी मोहम्मद इंजमाम मुल हक गिरफ्तार किया गया और सहरसा से 1.5 साल की बच्ची से रेप मामले में अभियुक्त राजकुमार शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया। नवादा में रेप के बाद महिला की हत्या मामले में विनीत यादव, राम स्वरूप गिरफ्तार किए गए हैं। दिलखुश बाल सुधार गृह भेज दिया गया। तारापुर में भांजी के साथ रेप मामले में अभियुक्त सचिन उर्फ ढोलन गिरफ्तार कर लिया गया। नवादा के जंगल में युवती से रेप मामले में अभियुक्त सौरभ कुमार गिरफ्तार हुआ है। बेगूसराय में किशोरी के साथ रेप की कोशिश मामले में मोहम्मद जमानत और मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मिस्टर, मोहम्मद इम्तियाज गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि वैसे तो एक भी अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुए हैं उस पर क्या कार्रवाई ही हुई, यह सरकार की ओर से बताया गया है। आंकड़े भी बताए गए, नाम भी बताए गए। तो अब आपको समझाते हैं कि देश में किस पायदान पर है बिहार, किस मामले में, अपराध के मामले में। वो देखिए, फिरौती के मामले में अंतिम पायदान पर है बिहार, 35वां स्थान। डकैती के मामले में 31वें स्थान पर है, 31वें स्थान पर। महिला अपराध के मामले में अंतिम पायदान पर है बिहार, 35वें नंबर पर। यौन अपराध मामले में अंतिम पायदान पर है, 35वें नंबर पर। बलात्कार के मामले में 30वें स्थान पर है बिहार। पॉक्सो के मामले में 23वें स्थान पर। बच्चों के साथ रेप मामले में 32वें स्थान पर और हत्या के मामले में 11वें स्थान पर है बिहार। पूरे देश में अगर अपराध की राज्यवार स्थिति को देखें तो ये आंकड़े इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अगली खबर की रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से। मिथेनॉल से भरे टैंकर और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे के बाद मिथेनॉल का रिसाव शुरू हो गया है। कुचाय कोट के बलथरी चेक पोस्ट की यह पूरी घटना है। NH 27 पर यातायात रोक दिया गया है। आसपास का इलाका खाली कराया जा रहा है। पुलिस ने जिला मुख्यालय से मदद मांगी है। गोपालगंज से बड़ी खबर है। मिथेनॉल से भरे टैंकर और ट्रक में जोरदार टक्कर की यह खबर। हादसे के बाद मिथेनॉल का रिसाव शुरू हो गया। किचाय कोट के बलथरी चेक पोस्ट की यह पूरी घटना। NH 27 पर यातायात को रोक दिया गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये NH 27 की तस्वीरें हैं जहां यातायात रोक दिया गया है। आसपास का इलाका खाली कराया जा रहा है। पुलिस ने जिला मुख्यालय से मदद भी मांगी है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर। कहा जा सकता है ये मिथेनॉल जो है बहुत ही खतरनाक पदार्थ है और ये कभी भी कुछ रूप धारण कर सकता है। इसके वजह से जल्द हम गुजारिश करेंगे DM साहब को, SP साहब को, इसके प्रोप्राइटर को वहाँ संपर्क करके जल्द से जल्द बुलाने का काम करें, नहीं तो स्थिति काफी दयनीय भी हो सकता है। और गोपालगंज से हमारे सहयोगी गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। गोपालगंज से गोविंद, जो इस समय खबर मिल रही है मिथेनॉल टैंकर की जो भिड़ंत हुई है और उसमें जो रिसाव हो रहा है, फिलहाल स्थिति क्या है? पूरे इलाके को खाली कराया गया है बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर है जो गुजरात के सिलचर से असम की गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH 27 है और इस NH 27 पर ही गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर समेकित चेक पोस्ट है और यहाँ पर अभी मिथेनॉल टैंकर से भरी ट्रक ने टेलर ट्रक में टक्कर मार दी है और इस हादसे के बाद से टैंकर से मिथेनॉल जो ज्वलनशील पदार्थ है उसका रिसाव लगातार हो रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और लगातार संभावित खतरे को टालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल चेक पोस्ट जो है उसको खाली करा दिया गया है। NH 27 पर दोनों तरफ से गाड़ियों के परिचालन को रोक दिया गया है और जिला मुख्यालय से जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसने मदद मांगी है। बताया ये जा रहा है कि असम से उत्तर प्रदेश तकरीबन 36,000 जो लीटर मिथेनॉल है उसे लेकर ये टैंकर जा रही थी और इसी दौरान बलथरी चेक पोस्ट पर ये हादसा हुआ है टेलर ट्रक में। और हादसे के बाद से फिलहाल इलाके को खाली कराया जा रहा है क्योंकि मिथेनॉल एक त्रासदी लाने वाली गैस होती है और इसीलिए पूरे इलाके को वहां पर खाली कराया जा रहा है। गोविंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करेंगे। महज एक हफ्ते के भीतर पटना में 2 ऐसी घटनाएं घटी हैं जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। नगर निगम से लेकर शासन और प्रशासन से सवाल पूछ रही हैं। 14 फरवरी को फुलवारी शरीफ इलाके में सड़क किनारे खुले मैन हॉल में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, तो गुरुवार को दानापुर के ग्रामीण इलाके में भी एक मासूम की जान खुले गड्ढे में गिरने से चली गई। सवाल यही, जिम्मेदार कौन?
पटना के दानापुर अनुमंडल का नौबतपुर इलाका। यहाँ के सरासत गांव में गुरुवार दोपहर सब कुछ सामान्य था, पर दिन के करीब 12 बजते ही इस गांव में ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर दिया। यहाँ नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ। उस 2.5 साल की मासूम बच्ची के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ाई करने गई थी। घर लौटते वक्त बीच रास्ते खुले नाले में गिरने से उसकी जान चली गई। 5 दिन के भीतर पटना में खुले नाले में गिरने से मौत की इस दूसरी घटना ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। विभाग और प्रशासन के खिलाफ लोगों में बेहद नाराजगी है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हुआ था हाँ पहले ही से खुलल है, बंद नहीं किया था कोई ना कोई गाड़ी ले जाने को चम्बर सब गाड़ी पहले ही से माटी धोबे लगता है, मुंह नोचवा से फूट गया गाता। पटना के फुलवारी शरीफ की यह तस्वीर तो आपको याद ही होगी। 14 फरवरी को इसी नाले में गिरने से एक मासूम की जान चली गई थी। घटना के बाद नगर परिषद की लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ। हादसे के बाद भी नहीं टूट रही शासन और प्रशासन की। ऐसे में कई सवाल उस व्यवस्था पर उठ रहे हैं जो ये दावा करता है कि सड़कें चकाचक हैं, सड़कों पर बने गड्ढे दुरुस्त किए जा रहे हैं, पर हकीकत इससे काफी अलग है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि नाले में गिरने से सिर्फ पटना में या बिहार में ही मौतें हो रही हैं, पूरे देश की यही स्थिति है। हाल के दिनों में कहां कहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो कुछ आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। नोएडा से इसकी शुरुआत हुई। युवराज नाम के युवक की मौत नोएडा में हुई, गड्ढे में गिरने से यह खुला गड्ढा था। फिर दिल्ली की बारी आई। दिल्ली में कमल नाम के युवक की मौत हो गई। पटना में खातिजा नाम की बच्ची की मौत हुई है। दानापुर जो कि पटना से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां रिया नाम की बच्ची की मौत हो गई। यानी कि जो नोएडा से मामला शुरू हुआ वो पटना में 2 मौतों पर पहुंच चुका है। कब खत्म होगा ये सवाल है। अब नाले में गिरने से मौत वाली खबर को समझाते हैं। सड़क के किनारे नालों को खुला छोड़ दिया जाता है। खुले नालों के सामने कोई सावधानी का बोर्ड भी नहीं लगाया जाता, चेतावनी भी नहीं दी जाती। आसपास से गुजरने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं। अमूमन तेज गति इन हादसों की वजह होती है, लेकिन जिम्मेदारी नगर निगम की है, प्रशासन की है। वहां बोर्ड क्यों नहीं होता? अब सवालों के जरिए नालों में गिरने की मौत वाली खबर को समझते हैं। कब तक खुले नाले की भेंट चढ़ते रहेंगे लोग? कब तक इस तरह की लापरवाही होती रहेंगी? लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? नालों को ढकने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्यों नालों को खुला छोड़ दिया जाता है? क्यों मौत को दावत दी जाती है? क्या लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो बीते 24 घंटे में गोपालगंज के नगर थाना और मांझा थाना क्षेत्र में 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई गई। नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला से 15 साल की किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों ने पूर्णिया निवासी मस्जिद के इमाम आजाद फैजान पर अपहरण का आरोप लगाया। वहीं मांझा थाना क्षेत्र के 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की शिकायत दर्ज की गई है। बहुरा टोला की एक छात्रा के कोचिंग जाने के दौरान लापता होने का मामला सामने आया। छात्रा के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से बरामदगी की गुहार लगाई। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियों के गायब होने पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने सभी मामलों में जांच तेज कर दी है और टेक्निकल सेल की मदद से कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मेरी भतीजी है एक 17 साल की, बहुरा टोला से हम रहने वाले हैं। वहाँ से पालकी में बैठी है कोचिंग जाने के लिए। श्याम सिनेमा रोड में उसका कोचिंग है। टॉप 10 क्लासेस कोचिंग है उसका, इंटर में पढ़ती है। और उस ना कोचिंग में चौंपी है ना वो घर पे चौंपी है। उसका कोई आता पता नहीं है। अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है। हम टाउन थाना में भी, नगर थाना में भी आए हैं, मांझा थाना पे भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो बिहार में लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं। तो आइए बिहार में गायब हो रही लड़कियों की खबर को समझते हैं। औरंगाबाद से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हुई थी। इन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया गया। भागलपुर से 2 लड़की साक्षी और जिया गायब हो गई। दोनों बहनें मुंबई में मिली। बेतिया से भी 5 नाबालिग लड़कियां भाग गईं। 5 लड़कियों की लोकेशन दिल्ली में मिली। और अब गोपालगंज से 24 घंटे में 4 लड़कियां गायब हो गई।
इन मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन सवाल यह कि लगातार लड़कियां गायब क्यों हो रही हैं। तो खबरों के जरिए खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में लड़कियां आखिरकार गायब क्यों हो रही हैं। लड़कियां बिहार से दिल्ली मुंबई क्यों भाग रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है, कोई लालच दिया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। और सवाल यह भी कि लड़कियों को भगाने का ये जो पूरा माशा है वो आखिरकार है क्या, ये डिकोड क्यों नहीं हो रहा है। लड़कियां घूमने फिरने के लिए भाग रही हैं या फिर किसी गिरोह या किसी लालच में वो अपना शहर छोड़ रही हैं, अपनों का साथ छोड़ रही हैं, परिजनों का साथ छोड़ रही हैं। लड़कियों के गायब होने के बाद खबर बच्चा चोरी से जुड़ी एक अफवाह की भी है। बिहार में एक बार फिर बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल भड़क उठा। बाढ़ में भीड़ ने बच्चा चोरी के मामले में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी, उसे कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी की जान भीड़ से बचाई। बड़ा सवाल कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर यह पूरा बवाल बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है। पुलिस की गाड़ी आगे आगे और पब्लिक की भीड़ पीछे पीछे दौड़ रही है। भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें हैं बाढ़ की, जहां बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने खूब हंगामा काटा। बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक शख्स की पिटाई करते हुए कमरे में बंद कर दिया। बाढ़ थाने की पुलिस किसी तरह आरोपी को कमरे से बाहर निकालकर थाने लाई। पुलिस जब आरोपी को ले जा रही थी, इस दौरान जमकर बवाल हुआ। लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी फूटा। बच्चा चोर था, ये बताइए। बच्चा लेके जा रहा था जी, उसको बच्चा लेके जा रहा था। हाँ। हमको फोन किया था, अपनी कोई आदमी पकड़ के रखा था। तो 112 था, तो 112 बोला जी आप ले जाइए उन्हें। हम लेके चलाए रूम में, उसको बंद किया। कौन बच्चा था? यह है वो बचवा? हाँ, बच्चा घरे हो। मंदिर के बगल में बाबू क्या करने आए थे? मांगते रहे बाबू, बाल बच्चा था। चलिए खबर समझाते हैं कैसे जानलेवा साबित हो रही है बच्चा चोरी की अफवाह। दरअसल अलग अलग शहरों में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ रही है। सोशल मीडिया के चलते अफवाहों को बल मिल रहा है। जंगल की आग की तरह अफवाहें फैल रही हैं। बिना सच्चाई जाने लोग उग्र हो जा रहे हैं, गुस्से में आ जा रहे हैं। शक के आधार पर ही लोगों को पीट दिया जा रहा है। कहां कहां उड़ी है बच्चा चोरी की अफवाह, वो भी आप जान लीजिए, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। इसके पहले गया, पूर्णिया, वैशाली और छपरा में ऐसी अफवाहें फैल चुकी है जिसमें शख्स की पिटाई भी की गई। अब आपको समझाते हैं देश में बच्चा चोरी के मामले में कहां कब भीड़ उग्र हुई, वो भी आपको समझना जरूरी है। जुलाई 2018 में महाराष्ट्र के धुले में भीड़ ने पीट पीट कर 5 लोगों की हत्या कर दी थी। इस साल यानी फरवरी 2026 में झारखंड में जगह जगह पर भीड़ के हमले में कई लोग घायल हुए। इसी साल इसी महीने फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर महिला को पीटा गया, जबकि इसके पहले 2019 में उत्तर प्रदेश में कई शहरों में बच्चा चोरी के शक में कई महिलाओं को पीटा गया था। खबर यह भी समझने वाली है कि बच्चा चोरी की अफवाह वाली साजिश से कैसे बचें। तो बच्चा चोरी जैसे ही अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों को ना फैलाएं, पहले उसकी पुष्टि करें। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें, खुद कानून हाथ में ना लें। अफवाह फैलाने वाले को रोकें, अफवाह फैलाने वाले को समझाएं, रोकें और पहले खबर की पुष्टि कर लें। तो अब यह भी समझिए कि बच्चा चोरी की अफवाह वाली साजिश से बचा कैसे जा सकता है। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं, जागरूकता को फैलाएं। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की ओर से एक सीट पर दावा किया गया है। पार्टी ये सीट चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए चाह रही है। दूसरी ओर महागठबंधन को उम्मीद है कि 5वीं सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। 18 फरवरी को बिहार की 5 सीट सहित देश भर की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ और 20 फरवरी से ही दावेदारी का दौर तेज हो गया। 16 मार्च को जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उन 5 सीटों में से एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने भी दावा कर दिया है। ये दावेदारी
महुआ विधायक और पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने किया। एलजेपीआरवी ये सीट चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए चाह रही है। हमारे पार्टी के सारे निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी लेते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, हमारे पार्टी के सभी नेता चाहते हैं, सारे विधायक चाहते हैं, सारे संगठन के लोग चाहते हैं कि तो समझने वाली खबर यह है कि चिराग की मम्मी का राज्यसभा में रास्ता कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए बिहार विधानसभा में पार्टियों की स्थिति और राज्यसभा चुनाव का पूरा गुणा गणित समझ लेते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। अब किस किस नेता की सीटें खाली हो रही हैं, सबसे पहले वो समझिए। आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल पूरा हो रहा है और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा है। यानी अभी महागठबंधन की 2 और एनडीए की 3 सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला वो क्या है वो भी समझिए। जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर विधानसभा की कुल सीटों में से भाग दे दी जाती है। ऐसे में बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जबकि 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार 5 सीटें खाली हो रही, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद यह संख्या 6 हो जाएगी और इससे 6 से बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में भाग देंगे या डिवाइड कर देंगे, तो वह संख्या होगी 40.5। मतलब यह कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए की बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें पक्की हैं जो अभी उनके पास भी हैं। बीजेपी की भी 2 सीटें पक्की हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 विधायक हैं, यानी 2 सीटों के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा। अब बची 5वीं सीट जिसको लेकर चुनावी जद्दोजहद चल रही है। अब अगर महागठबंधन इस सीट पर दावेदारी करे तो आरजेडी को 1 सीट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं। आरजेडी के पास 25, कांग्रेस की 6, सीपीआई एमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईआईपी की 1 सीट, यानी राज्यसभा की 1 सीट के लिए जरूरी 41 की संख्या से 6 कम। अब अगर आरजेडी की 5वीं सीट चाहिए, आरजेडी को अगर यह 5वीं सीट अपने कब्जे में करनी है तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। 5 + 1 यानी कि 6। ये जो 6 सीटें हैं वो बहुत जरूरी हैं और इन्हीं से मामला बनता दिखेगा। खबर तो समझिए में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।